हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो। बायोमोलिकुलर चैप्टर हमारा चल रहा है, उसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कि हमने पहले वाली वीडियो में लिपिड तक का कवर कर लिया था एनसीईआरटी से। हम नीट 2024 के लिए बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से ढंग से पढ़ना है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा चैनल को और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको कभी देर ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमें चैनल बाद में मिला है, हम पहले पढ़ लेते तो हमारे लिए अच्छा होता। बेहतर होगा कि आप अभी से तैयारी शुरू कीजिएगा। एक एक लाइन आपको पढ़ाई जा रही है, 12th की भी और 11th की भी, दोनों की। आपको पुरानी वीडियो देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं, जो कि हमारा लिपिड वाले में नेक्स्ट पार्ट रह गया था। हमारा एक जरा सी पार्ट रह गया था, वहाँ से शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे साथ सामने एक डायग्राम बना हुआ है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। तो ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने जो है आपका ट्राइग्लिसराइड्स को देखा था, इससे पहले हमने ग्लिसरॉल को देखा था, फैटी एसिड को देखा था और फोस्फोलिपिड को देखा था, इसके स्ट्रक्चर को देखा था। इसमें से मैं दोबारा से एक सवाल बता रहा हूँ फाइनली, ये ज़रूर याद रखना, मैं भूलना मत। पहले वाली वीडियो में बताया, इसमें बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो है आपकी, ये है एमिनो एल्कोहल, जिसे हम कोलाइन कहते हैं। ऐसी गलतियाँ ना हो, ज़रूर ध्यान रखना। ये आपका अमीनो अल्कोहल है जो कि कोलाइन है। इसी की वजह से ही आपका, मतलब ये ही बदलता है, बाकी फोस्फोलिपिड जो नॉर्मल होते हैं उनमें ये बदल जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो आप इधर वाली देख रहे हो, इसको मैंने कहा था, ये है आपका फोस्फोटिडिक एसिड, ठीक है ना। तो ये फोस्फोटिडिक एसिड है, इसमें फिर एमिनो अल्कोहल लगने से बन जाता है ये फोस्फोलिपिड, जिसे कि आप लेसिथिन कह रहे हैं। इसका पूरा नाम था फोस्फोटिडिल कोलिन। क्या था? फोस्फोटिडिल कोलिन, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं एक और स्ट्रक्चर जो यहाँ बनी हुई है, इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। इसके बारे में एक दो लाइन, एक दो वर्ड हम जान लेंगे, क्योंकि ये बना हुआ है यहाँ तो जानना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। पहली बात तो ये आपको बता दूं मैं, ये स्टेरॉयड है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, इसका जो प्रिकर्सर होता है, किसी भी तरह के स्टेरॉयड का प्रिकर्सर होता है आईपीपी, या फिर आप इसे आइसोप्रीन में, इसका एक आइसोमर है, उससे ये बना होते हैं, ठीक है ना। तो ये आइसोप्रीन जो है आपका एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये भी ध्यान रखना आप, अगर आपको कहीं कोई पूछ ले। दूसरा आपको मैं बता दूं, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा जो है ये आपका, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनान्थ्रिन रिंग। क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनान्थ्रिन रिंग। इसमें आपके ये 19 लगभग कार्बन हैं इसके अंदर। आप ध्यान रखोगे, इसके यहाँ पर जो ब्रांच है, अलग अलग तरह के जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें ये ब्रांच अलग अलग होती है। जैसे कि अगर कोई कोलेस्ट्रॉल में पूछेगा तो आपको बताना है कि ये ब्रांच 8 कार्बन की है। ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि एक कार्बन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इससे क्या होता है, ये ध्यान रखने की बात है। मतलब साइड चेन जो इस पर रिंग पर लगी हुई है वो कितने कार्बन की होगी कोलेस्ट्रॉल में। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल में ये 3rd कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, बाकी अलग अलग में अलग अलग होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के बारे में है। दूसरा था, मैं बता दूं आपको एक बात, कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर, आपने देखा होगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो होती है वहाँ मिलता है। मेम्ब्रेन के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ाता है, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको स्टेबल करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन के बीच में इंटरकैलेट करता है, जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है, और उसमें फ्लूइडिटी को मेंटेन करता होता है, ठीक है ना। तो इतना सवाल अगर आपको आया तो आया, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है, नहीं आएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल का कभी और सवाल आता है तो एक और बात है, विटामिन डी जो है वो इसका प्रिकर्सर है, ये ध्यान रखना, ये भी सवाल आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एक सवाल और बता देता हूँ आपको, लीवर जो है वहाँ पर आपने देखा होगा, गॉल ब्लैडर जो होता है वहाँ पर आपका बाइल जूस है, बाइल जूस में भी आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ये वाली बात ध्यान रखना। अगर कभी पूछा बाइल जूस के अंदर जो आपकी बाइल में जो गोल स्टोन, जो गोल ब्लैडर में स्टोन बन जाती है, वो गोल स्टोन किसकी होती है, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट की होती है वो, ठीक है ना। चलिए, तो इतना ही जानो, ज़्यादा नहीं जानना है। और अलग अलग तरह के स्टेरॉल्स होते हैं, और जहाँ जहाँ पाए जाते हैं वहाँ मिलते होंगे, आपकी किताब में नहीं है, आपके पेपर में आएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी अपन देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ नीचे का, छोटा है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ बात होगी थोड़ी थोड़ी। मतलब ये न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स की बात, मतलब न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर बना होता है, इसके बारे में बात होगी। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, फिर इस पैराग्राफ को पढ़ूंगा बाद में। देखिए, ऐसा है, आपने सुना होगा 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड आपके होते हैं, ठीक है ना।
तो ये भी आपके जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि आपको पता है जीवन का भौतिक आधार है, मतलब जो लाइफ है उसमें इम्पोर्टेंट रोल है न्यूक्लिक एसिड का। और आपका जितना भी इंफॉर्मेशंस वाला पार्ट है, जो कि सूचनाएं होती हैं, जो आपकी न्यूक्लिक एसिड में ही छुपी होती हैं, है ना। अगर आप इसे स्ट्रक्चरली देखें तो ये भी आपका कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का बना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सब है, ठीक है ना। 5 तरह की चीज़ें, पाँचों हैं, मतलब पाँचों मेन है, पर बाकी के 3 जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ये 3 मिलते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन मोर ज़्यादा होता है, लिपिड में फॉस्फेट ज़्यादा होता है, पर इसमें पाँचों के पाँचों हैं, ये वाली बात ध्यान रखना। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, तो आप कहोगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड मिल मिलकर चेन बनाते हैं और एक न्यूक्लिक एसिड की चेन बन जाती है। तो अभी अपन न्यूक्लियोटाइड को अगर देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड आपका 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होती है H3PO4, आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। तो फिर न्यूक्लियोसाइड जो है, अगर आप इसको भी फर्दर 2 में डिवाइड कर लो तो ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो आपका 2 चीज़ों का बना है। एक तो है नाइट्रोजन बेस और दूसरा होता है आपका पेंटोज शुगर। अगर हम पेंटोज शुगर को देखें तो 2 तरह की पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन की C5H10O5, ये है आपका 5 कार्बन की शुगर। तो ये 2 तरह की यहाँ हो सकती है, जिसमें से एक है आपकी राइबोज शुगर। अगर RNA है तो उसमें राइबोज शुगर होगी, अगर DNA है तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। फिर आप यहाँ देखोगे नाइट्रोजन बेस, ये भी 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है यहाँ पर, जो कि आपकी होती हैं प्यूरिन्स, मतलब ये केमिकल स्ट्रक्चर हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन्स, जिसके कुछ टाइप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत तरह के पिरिमिडीन, बहुत तरह की प्यूरिन्स होती हैं, पर यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, कुछ सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन दोनों देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप प्यूरिन में जाओगे तो आपको प्यूरिन में 2 मिलेंगे, एक मिलेगा एडेनिन, एक मिलेगा ग्वानिन। इसी तरह से पायरिमिडीन में जाओगे तो 3 तरह के पायरिमिडीन होते हैं, एक होता है थायमिन, एक होता है साइटोसिन और तीसरा है यूरेसिल। यूरेसिल RNA में होता है और जबकि थायमिन DNA में होता है, साइटोसिन दोनों में होता है। मतलब कॉमन जो है वो साइटोसिन है, पर थायमिन और यूरेसिल दोनों अलग अलग है। यूरेसिल जो है वो RNA में मिलने वाली नाइट्रोजन बेस है, जबकि थायमिन जो है वो DNA में मिलने वाला नाइट्रोजन बेस होता है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और आपका फॉस्फेट मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। स्ट्रक्चर इसकी हम थोड़ा बाद में जा करके देख लेंगे, अभी देख लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ गए होंगे तो ठीक रहेगा, है ना। अभी अपन बात करें, अगर मान लो यहाँ पर छोटी सी बात करते हैं, जैसे मान लो हम कहें कि एडेनिन है और आपका एडेनिन के साथ में प्लस आपका ये जुड़ गया है शुगर, वो भी मान लो राइबोज शुगर, ठीक है ना, RNA वाला। तो ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, इसका नाम होगा एडिनोसिन। क्या नाम होगा? एडिनोसिन। इसी तरह से अगर आप ग्वानिन का देखोगे तो ग्वानिन में बन जाएगा आपका ग्वानोसिन, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप देखोगे साइटोसिन का तो बन जाएगा साइटिडिन। इसी तरह से आप थायमिन का देखोगे तो थायमिडिन। पर ध्यान रखना है, थायमिन में डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, राइबोज शुगर नहीं होगा। इसी तरह से यूरेडिन, जो कि आपका RNA का होगा, जो कि राइबोज शुगर के साथ यूरेसिल के मिलने से बनेगा। इसी तरह से ये थायमिन से, इसी तरह से ये साइटोसिन से। समझ आई बात को? तो दीज ऑल आर एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरेडिन, दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स। क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड्स। ये है आपके न्यूक्लियोसाइड। और अगर इन्हीं के साथ में हम फॉस्फेट जोड़ दें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तब बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में आप देखोगे यही एडिनोसिन बन जाएगा, फिर एडिनाइलिक एसिड, फिर इसी तरह से ग्वानाइलिक एसिड, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ग्वानाइलिक एसिड,
साइटेडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, यूराडाइलिक एसिड। तो अगर हम एसिड कह रहे हैं, ठीक है ना, या फिर हम कह रहे हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यू कैन से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और यू कैन से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दीज ऑल आर न्यूक्लियोटाइड्स। मोनोफॉस्फेट भी न्यूक्लियोटाइड है, डाई भी और ट्राई भी, तीनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इसी तरह से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट हो सकता है। अगर शुगर जो है हमारी डीएनए वाली लगी है तो फिर डीऑक्सी, सब में डीऑक्सी लगेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, इस तरह से। समझ आई बात। तो ये है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो कई बार एक सिंपल सवाल आता है कि इनमें से कौन एक न्यूक्लियोटाइड है, इनमें से कौन एक न्यूक्लियोसाइड है, इनमें से कौन एक नाइट्रोजन बेस है, क्या है, तो आपको पहचानना होता है, इसको पहचान लेना। ठीक है, एक और सवाल बताता हूँ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछते हैं इनमें से कौन एक नाइट्रोजन बेस है, तो थियामीन और थायमीन, ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। जो थियामीन है आपका, थियामीन आपका है विटामिन ए, तो मतलब थियामीन जो है दैट इज विटामिन ए नहीं, विटामिन है, विटामिन बी आई थिंक इट इज़। तो थियामीन विटामिन है और जबकि थायमीन है नाइट्रोजन बेस। तो ऐसी गलती ना हो, इस स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखना होता है। कभी कभी बच्चे इसको लगा के आ जाते हैं पेपर में ना कि ये है नाइट्रोजन बेस, तो ध्यान रखना, ऐसी गलती ना करना। ठीक है, चलिए। तो ये अभी इस पैराग्राफ में इतना ही है, स्ट्रक्चर वाली बात बाद में कर लूँगा थोड़ा। एक बार इसको पढ़ देता हूँ फिर स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहाँ लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड. Some of these are nitrogen bases, adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine, and when found attached to the sugar, they are called nucleosides. If a phosphate group is also found esterified, तो ये भी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कि अगर एक phosphate ग्रुप जुड़ जाता है एस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोसाइड के साथ में तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड. लिखा है एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडिन, साइटिडीन, दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स. एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, दीज आर न्यूक्लियोटाइड. तो जब एसिड है क्योंकि फॉस्फेट जुड़ गया है तो ध्यान रखना न्यूक्लिक एसिड जो शब्द बोलते हैं, एसिड जो वर्ड है वो फॉस्फेट की वजह से ही बोलते हैं. ये वाली बात भी आप ध्यान रखोगे. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली एंड डीएनए एंड आरएनए फंक्शन इन जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. तो अभी अपन स्ट्रक्चर वाला पार्ट थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि यहाँ पर बात हुई है. अगले पेज पर थोड़ी स्ट्रक्चर दी गई है तो इसी में से मैं तो आपको बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा स्ट्रक्चर जाननी नहीं है. तो जैसे अपन एडेनिन देख रहे हैं तो आप इसे देखो एडेनिन को ध्यान से. ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है एडेनिन, इस एडेनिन में मैं नंबर डाल रहा हूँ ऐसे ही. तो ये जो आपको नाइट्रोजन 9 नंबर है, मतलब ये 9 नंबर नाइट्रोजन है यहाँ पर. ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसको ध्यान से देखो. इसमें आपका 9, 8, 7 और 6 यहाँ है, 5, 4, ठीक है ना, और 1, 2, 3 ये इसकी नंबरिंग है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5 पर ये दो जो रिंग हैं वो जॉइन हुए हैं. दोनों रिंग आप देख सकते हैं. और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें अगर NH2 लगा हुआ है तो ये आपका एडेनिन है. इसी को अगर ग्वानिन बनाना हो तो मैं बताऊँ आपको, ग्वानिन में यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर NH2 आ जाएगा और ऊपर की साइड पे आपके आएगा डबल बॉन्ड O. अगर मान लो ये है, आपको पूरा ड्रॉ नहीं करना है, बस समझना है. अगर यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाता है 6 नंबर पर, ये NH2 यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे आ जाता है तो बन जाएगा ग्वानिन. तो ये आपका प्यूरिन्स जिसमें कि एडेनिन और ग्वानिन है. तो आप इसके स्ट्रक्चर अभी देखो. फिर आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा एडिनोसिन. ये देखो ये शुगर है. पहले हम इसको शुगर को ऊपर देखते हैं एक बार. यहाँ बनाई हुई है देखो, ये राइबोज शुगर है, इसको ध्यान से देखो. इस राइबोज शुगर में ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पाँचवा कार्बन है. ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें 4 कार्बन रिंग में है, 5वां कार्बन रिंग से बाहर है. तो पहली बात तो ये फ्यूरानोज रिंग है. इसमें भी जो आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस अल्फा कार्बन के नीचे की साइड पर है. तो आपको मैं बता दूं, अगर ये नीचे होता है, सॉरी, तो ये एनोमेरिक कार्बन है ये वाला. इस एनोमेरिक कार्बन पर ये नीचे की साइड है तो ये आपका होगा बीटा फॉर्म. कैसी फॉर्म होगी? बीटा. सॉरी, नीचे है तो ये है आपका अल्फा, सॉरी. और अगर ये यहाँ होता OH तो ये होता बीटा. ठीक है ना. तो अभी ये ऊपर होता तो यहाँ पर बीटा होता और यहाँ है तो नीचे होता. तो जो डीएनए में राइबोज शुगर होती है ना, मतलब जो डीएनए आरएनए में जो शुगर है वो आपकी बीटा फ्यूरानोज होती है. एक्चुअली बीटा फॉर्म होती है, मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसके यहाँ पर होता है, ऊपर वाली साइड पर, नीचे नहीं होता. ये जो फोटो बना हुआ है ये अल्फा का बना हुआ है. ठीक है ना. तो 2 एनोमर है शुगर के, अल्फा और बीटा, जिसमें से बीटा मिलता है डीएनए और आरएनए में. इसे आप देख सकते हो. 5वां कार्बन से हमें बहुत ज़्यादा काम है, इसको ज़रूर ध्यान से देख लो. 5वां कार्बन रिंग से बाहर है, ये आप ध्यान से देख लो. इसको मैं इसका काम बताऊंगा आपको. ठीक है.
अब ये राइबोज शुगर बना हुआ है, इसी को अगर डीऑक्सी राइबोज बनाऊँ तो वो भी आप समझ लो। अगर ये सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए तो ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। ध्यान से आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। मतलब अगर सेकंड कार्बन जो है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH हट जाए और उसकी जगह पर आपका H हो जाए तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। तो ये ध्यान रखना, राइबोज शुगर में 2 प्राइम OH है और 3 प्राइम भी OH है, ये ध्यान रखना। पर डीएनए में 2 प्राइम OH नहीं होता, डीएनए में केवल 3 प्राइम OH होता है, 2 प्राइम पर होता है H। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना भाई, ऐसी गलतियाँ ना हो, शुगर की स्ट्रक्चर कम से कम पता हो, कुछ तो पता हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप, है ना। तो अभी अपन नीचे चलते हैं वापस से, यहाँ आओ। यहाँ फिर से इन्होंने दिखाया, देखो अभी यहाँ दिखाया हुआ है, इन्होंने यहाँ दिखाया कि ये एडेनिन जो है ये आपका शुगर से जुड़ गया है, तो इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बना लिया। जैसे मैंने बताया था कि इन्होंने एडिनोसिन बनाया है, क्या बनाया है, एडिनोसिन। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका जो ये एडेनिन है, एडेनिन जो आपको दिख रहा है, ये इस शुगर के पहले कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और ये जो बॉन्ड है आपका, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वो भी अगर ये एडेनिन से बना रहा है तो ये 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, क्योंकि एडेनिन का जो 9वें नंबर का नाइट्रोजन है ये शुगर के पहले कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना है। ग्वानिन हो चाहे एडेनिन हो, दोनों ही जो प्यूरिन्स अगर हैं तो प्यूरिन्स के साथ में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका यहाँ पर 1,9 बनेगा। क्या बनेगा, 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। पर अगर ये पायरिमिडीन हो, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें पहला नाइट्रोजन ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा और पांचवा और छठा। तो इसमें अभी ये क्या है, यूरेसिल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी पैरामिडिन हो, चाहे यूरेसिल हो, चाहे थायमीन हो, चाहे साइटोसिन हो, तीनों के तीनों में ये 2 ऑक्सो पोजीशन तो पाई जाएगी। तीनों में 2 ऑक्सो होता है, हमेशा ही पाया जाता है तो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये यूरेसिल है तो यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसको थायमीन में कन्वर्ट करो तो बस यहाँ मिथाइल ग्रुप लगाओ और ये बन गया थायमीन। थायमीन जो है वो आपका 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल को थायमीन कहते हैं। तो थायमीन बन जाएगा आपका यूरेसिल से ही, सिंपल सा, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। और अगर मान लो इसी को अपन बनाना चाहते हो, क्या बोलते हैं उसको, साइटोसिन, तो साइटोसिन में कुछ नहीं करना, यहाँ से ऊपर से ऑक्सीजन हटाओ और यहाँ पर लगा दो NH2। क्या लगा दो, NH2। तो ज़्यादा फिर बॉन्डिंग वॉन्डिंग देख लेना, बाकी ऊपर NH2 आ जाएगा और ऑक्सो हट जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा साइटोसिन। समझ आई बात, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये कितने भी पायरिमिडीन हो, कोई सा भी हो, पर ये नंबर 1 नाइट्रोजन तो रहेगा ही। तो अगर मान लो पायरिमिडीन जो है वो शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, जैसे यहाँ दिखाया है कि यूरेसिल जो है वो आपका जुड़ा हुआ है, तो ये जो बॉन्ड होगा ना, ये होगा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होगा, 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ध्यान रखना है। तो वहाँ अगर होगा तो 1,9 होगा, यहाँ होगा तो 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ओके, चलिए समझ आया होगा ना। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा जानना नहीं, न्यूक्लियोसाइड की, सॉरी। अभी अपन न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, तो देखो ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड के साथ में जो आपका 5वां कार्बन है, ये आपका रिंग से बाहर जो 5वां कार्बन था, इसने क्या किया, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये फॉस्फेट है आपका, इस फॉस्फेट ने अपना जो इसका OH था, इसने इस 5वें कार्बन के CH2OH के साथ में, ये 5वें कार्बन का CH2OH है, मान लो ये 5वां कार्बन है शुगर का, तो इसके साथ में यहाँ पर इसने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया है, और वाटर मॉलिक्यूल के डिहाइड्रेशन के बाद यहाँ पर बॉन्ड बन गया है। क्या, ये वाला, इसको हटाता हूँ, और बन गया हमारा बॉन्ड ये। समझ आया ये। तो 5वां कार्बन फॉस्फेट से एस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, उसे भी हम बोलेंगे तमीज़ से फॉस्फोएस्टर। क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद एक और फॉस्फेट, इसके बाद एक और फॉस्फेट, अगर 2 हैं तो डाइफॉस्फेट, 3 है तो ट्राई, 1 है तो मोनो। ठीक है भाई, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। होप्स आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर वाली बात क्या है। फिर आगे थोड़ा सा और न्यूक्लिक एसिड आएगा, वहाँ थोड़ा और बताऊँगा। ठीक है, चलो। तो अभी अपन देखते हैं एक बार इस पैराग्राफ को, तो हमने शायद पूरा पढ़ लिया है। हाँ जी, पूरा पढ़ लिया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर हेडिंग है आपका बड़ा सा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का है, एक आधा सवाल बीच में से निकल ही जाएगा, ठीक है। आया हुआ सवाल है नीट में, यहाँ से टेबल से बहुत अच्छा सवाल आया हुआ, तो एक बार देखते हैं ध्यान से। मैं बता दूं आपको, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट के किसी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा नहीं होते, सीधे सीधे मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती है, बाई प्रोडक्ट होती है जो कि प्लांट बनाते हैं। वो भी प्लांट के लिए किसी तरह की कंडीशंस में काम आने के लिए ही होता है, मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा ही एक्स्ट्रा नहीं होता, मतलब काम आता है प्लांट को वो प्रोडक्ट, लेकिन डायरेक्टली किसी भी प्लांट मेटाबॉलिज्म का हिस्सा नहीं होता, बस बाई प्रोडक्ट होता है, ये वाली बात है। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। द मोस्ट एक्साइटिंग aspect of chemistry deal with isolating thousands of compounds, small and big, from the living organism, determining their structure and possible synthesizing them. If one were to make a list of the biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugar, and for reasons that are given in section 9.10. We can call these biomolecules as metabolites. In animal tissue, one notices that presence of all such category of compounds shown in figure this one. These all are called primary metabolite. However, when one analyzes the plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolite. तो ध्यान से पढ़ो, प्लांट में, फंगस में, माइक्रोब्स में, सभी में आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखने को मिलते होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट, एल्कलॉइड्स, फ्लेवनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स। मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं वो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसिस, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट के डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म का हिस्सा नहीं होते। इनको बनाने में मोस्ट ऑफ द टाइम एक कंपाउंड है IPP, ये बस ये ध्यान रखना, मतलब ये और एक और चीज़ होती है जर्निल फॉस्फेट, वो आपके लेवल से आगे की बातें हैं। पर जिरेनाइल फॉस्फेट जो एक कंपाउंड होता है वो आप डाइफॉस्फेट, वो इससे बना, उससे मतलब आगे सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी मतलब पूरा पाथवे है बड़े बड़े, उसमें जा कर के फाइनली चीज़ें बनती हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो पर ये इतना तो पता हो कि एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आगे लिखा है कि while the primary metabolite have identifiable function and play known role in normal physiological process, we do not know at the moment understand the role of the function of all the secondary metabolite in host organism. However, many of them are useful to human welfare. Rubbers हम यूज करते हैं, जब रबर जो है पोलीटर्पीन्स होती हैं, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स, ये सभी क्या है हम यूज करते हैं। Some secondary metabolites have ecological importance in the later chapter and years you will learn about more this, ठीक है। फिर हमें जो मेन काम है भाई इस टेबल से, में मुख्य कार्य है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो मैं सवाल बताऊंगा वो पक्के याद कर लेने और आपका काम बन गया, बस समझो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला है पिगमेंट में दो नाम लिखे हैं, कैरोटिनॉइड, इन्हीं को अपन जानने की कोशिश करेंगे। कैरोटिनॉइड है पहला नाम, बहुत अच्छा नाम दिया है, आपको पता है। इससे सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा इससे फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स कौन से हैं, तो भाई ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये कैरोटिनॉइड जो है वो फैट सॉल्यूबल होता है, ज़रूर ध्यान रखना। एंथोसाइनिन जो है ये वाटर सॉल्यूबल है भाई। ये इस तरह के सवाल ये बहुत आता है, मतलब ये बस पूछो ना बस। एंथोसाइनिन का बहुत आएगा भाई, बहुत वैक्यूल में स्टोर होता है, ऐसा भी इसका बहुत सवाल आता है, ठीक है। फिर आपके आगे कैरोटिनॉइड, आपको पता ही है कैरोटिनॉइड क्या है। कैरोटिनॉइड आपके जो कलर देते हैं प्लांट को, वो वाले पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि टमाटर में जो मिलता है लाइकोपीन, वो भी इसका एक एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट है मोरफिन्स, जो कि आपका एक एल्कलॉइड है, जो कि इसका सवाल बन सकता है कि ये आपका एनाल्जेसिक है, सीडेटिव होता है, ये मैं बता दूँ यहाँ सीडेटिव है थोड़ा सा, और एनाल्जेसिक है, और इसी मतलब ये एनेस्थीसिया वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। कोडीन भी इसी का डेरिवेटिव है, जो कि खांसी की दवाई में दिया जाता था पहले, अभी तो शायद बैन है, पर मे भी देते होंगे अभी भी। तो मैं बता दूं ये दोनों आपको जो है पैपावर्ड सोमनीफेरम, जो आपका प्लांट है ना प्यारा वाला पैपावर्ड सोमनीफेरम, उससे मिलते हैं। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, पैपावर्ड सोमनीफेरम, ठीक है। ओपियम पोपी वाले प्लांट से ही निकलते हैं। उसके बाद है टर्पिनॉइड्स। मैं आपको यहाँ जो सवाल बताऊंगा वो बहुत अच्छा सवाल बनेगा। मोनोटर्पिन्स क्या होता है, ऐसा सवाल है। मैं जो IPP बात कर रहा हूँ ना, वो 5 कार्बन का होता है, 2 मिलकर के बनाते हैं मोनोटर्पिन्स, दैट इज द 10 कार्बन कंपाउंड, डाइटर्पिन 20 कार्बन कंपाउंड। इसका सवाल ये आएगा, ये अगर आया ना, मतलब इसका सवाल आया तो ये आएगा, ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। यही फिर डाइटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स है, यही फिर आपके आगे मैं बता दूं जिब्रेलिक एसिड, आपने सुना होगा, एक प्लांट हार्मोन है, उसको बनाते हैं, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड इज ए टर्पीन, तो ध्यान रखना वो DC से बनता है, डाइटर्पीन ट्राइटर्पीन से ही, वो वाली बात है।
एक लिखा है लेमन, इसका सवाल अगर आया लेमन ग्रास ऑयल का तो कभी भी इसका सवाल ऐसा आता है कि ये किससे मिलता है, इसके प्लांट का नाम पूछते हैं। सिम्बोपोगोन अगर पूछा तो पूछ लेंगे, वरना नहीं, ठीक है। ये बहुत सारे रोगों में काम आता है, मतलब बहुत सारे इसका जो ऑयल होता है काफ़ी कमाल का होता है। मतलब दर्द वर्द में भी लगाते हैं ना, इसको सर पे लगाते हैं, काफ़ी तेज़ फ्रेगरेंस होती है इसके अंदर। फिर आपका एब्रिन, तो इसका सवाल कभी आया तो ये मिलेगा कि ये किससे मिलता है, तो ये रोजेरी पी से मिलता है, इसका सवाल है। और एक और इसका सवाल है कि ये एंटी कैंसरस है, मतलब एंटी कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकता है, एंटी कैंसर है ये ध्यान रखना। फिर एक रिसिन जो आपका ये सवाल आएगा किससे मिलता है, तो आप बताओगे रिसिन जो है वो रिसिनस काम्यूनिस आपका जना पेड़ है, पौधा है, जिसका नाम है कैस्टर। क्या नाम है, कॉमन नेम है कैस्टर, ठीक है ना, कैस्टर। तो कैस्टर में मिलता है रिसिन नाम का कंपाउंड। टॉक्सिन होते हैं एक्चुअली, तो आपको ये भी सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन टॉक्सिन है, तो आसान सा रहेगा एब्रिन और रिसिन। एक है नेक्स्ट लैक्टिन, कार्बोहाइड्रेट जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है ये कॉन्केवलिन है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि लैक्टिन्स कौन है। फिर पूछ सकते हैं विनब्लास्टिन, और इसके साथ में एक और गिफ्ट में आएगा आपके पेपर में, उसका नाम है विनक्रिस्टिन। तो ये क्या करते हैं, ये भी स्पिंडल फाइबर को बनने को रोक देते हैं। आपको मैं बता दूं सेल डिवीजन में जो हम पढ़ेंगे आगे, उसको बनने को रोक देते हैं। ये दोनों ही विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दोनों आपको विंका रोजिया जो नाम का प्लांट है, विंका रोजिया, और एक है कैथेरन, वही इसी का नाम है दूसरा, कैथेरेंथस रोजियस, उससे मिलता है, कैथेरेंथस रोजियस से, ठीक है ये, और विंका रोजिया। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दोनों जो हैं, दोनों के दोनों ही आपके एंटी कैंसरस है। यार ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा। तो एंटी कैंसरस हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका सवाल ये भी आएगा कि करते क्या हैं, ये स्पिंडल फाइबर जो आपका है, स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं सेल डिवीजन में, उस स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है उसको स्टॉप कर देते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, ये पूछ लेंगे भाई, ये बहुत तेज है, इससे ऐसे सवाल बना लेंगे। नेक्स्ट आपका रबर है, गम्स हैं, सेल्यूलोज है, आपको पता है। देखो सेल्यूलोज भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, आपको ये पता नहीं होगा पर आप ध्यान रखना, सेल्यूलोज इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेल्यूलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का। और रबर जो है ये आपकी उसी की आइसोप्रीन की पॉलीमर होती है, ठीक है ना, पोलीटर्पीन या पोली आइसोप्रीन है, ठीक है। चलिए, तो भाई ये इस टेबल के बारे में था, इससे सवाल वाला आया तो एक बार देख लेना, ध्यान से कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक बड़ा सा पैराग्राफ है, देखते हैं ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है देयर इज अ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, दे हैव मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा लिखा है कि देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। जो हमने पढ़ा शुरू वाले दिन, पहली वीडियो में आप शुरू में सबसे पढ़ोगे आपने कि एक टिश्यू लेकर के, लिविंग टिश्यू को हमने ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में घोला था। उसके बाद हमारा जो फिल्ट्रेट हुआ था, ऊपर जो बचा था, जो छन्नी के मतलब जो कपड़े के नीचे छन के चला गया था, वो नीचे एसिड सॉल्यूबल है, जो ऊपर बचा है वो एसिड इनसॉल्यूबल है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका एसिड सॉल्यूबल पूल है, मतलब जो कपड़े के नीचे छन के गया है, उसमें आपका 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक के मॉलिक्यूल हैं। लिखा है द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड। तो ये कह रहे छन्नी के ऊपर जो है ये 4 चीज़ें हमें देखने को मिली, प्रोटीन मिला, न्यूक्लिक एसिड मिला, पॉलीसेकेराइड मिला और लिपिड मिला। These classes of compound with the exception of lipid have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above। तो यार ये जो ऊपर मिले हैं कपड़े के, इनमें लगभग 10,000 डाल्टन तक का वेट था, मोलिकुलर वेट था। For this very reason, biomolecule, that is a chemical compound found in living organism, are of 2 type. One, those which have molecular weight less than 1,000 डाल्टन, एक तो वे जिनका मोलिकुलर वेट 1,000 डाल्टन से कम था, एक वे जिनका 1,000 डाल्टन से ज़्यादा था। तो जिनका ज़्यादा है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हुए, और जिनका कम था वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हुए, या फिर सिंपली बायोमोलिक्यूल्स उन्हें कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हुई बात ये कि लिपिड जो है वो आपका, जैसे अभी अपने देखा डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो डीएनए भी आपका चेन है, क्या है,
न्यूक्लियोटाइड की चेन, प्रोटीन के बारे में पढ़ोगे, प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड की चेन, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनोसेक्राइड्स की चेन। तो सभी क्या है, तीनों चेन बनाते हैं, तो चेन है तो मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। पर लिपिड आपने पढ़ा है तो लिपिड का मॉलिक्यूल चेन नहीं बनाता, लिपिड का मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल होता है, पॉलीमर फॉर्म नहीं करता। तो जब लिपिड का मॉलिक्यूल पॉलीमर फॉर्म नहीं करता, फिर भी वो छन्नी के ऊपर है, फिर भी वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का हिस्सा है, जबकि वो ट्रू मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हो पाया, बस इसलिए। डिजॉल्व होता तो वो छन्नी के नीचे जाता, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, पढ़ो। सवाल आपके पेपर में यही आएगा कि इनमें से कौन एक मोनी है, मतलब कौन जो है वो एक आपका पॉलीमर नहीं बनाता। तो लिपिड पॉलीमर नहीं बनाता। लिखा है द मोलिक्यूल्स ऑफ इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक। तो यही सवाल ध्यान रखना है कि लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं बनाता। देन वाई डू लिपिड whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under the acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction. Lipids are indeed small molecular weight compound. लिपिड तो भाई वास्तव में ही आपके कम मोलिकुलर वेट वाले कंपाउंड हैं, and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membranes. तो आपने देखा था कि लिपिड जो है वो आपके मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। फॉस्फोलिपिड पढ़े थे ना आपने, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में होते हैं, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने। व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। जब आपने सेल को तोड़ा, सेल की मेम्ब्रेन टूटी, फॉस्फोलिपिड भी टूटे। और लिपिड ने टूट करके क्या किया, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल तो थे नहीं, उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी वेसाइकल्स फॉर्म कर ली। और वो छोटी छोटी वेसाइकल्स जो थी वो क्योंकि आपकी घुल नहीं रही थी, क्योंकि वो आपकी वाटर सॉल्युबल नहीं थी, तो इसीलिए वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही पाई गई। तो लिपिड भले ही आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता हो, पर वो स्ट्रिक्टली आपका पॉलीमर नहीं है, स्ट्रिक्टली उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई नहीं होता। ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना, समझ आई बात। तो आगे लिखा है द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जो सॉल्युबल पूल है वो आपका साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन बनाता है। The macromolecules from cytoplasm and organelle become the acid insoluble fraction. समझ रहे हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनाते हैं। Become the acid insoluble fraction. Together they represent the entire chemical composition of living tissue. मतलब जो इनसॉल्युबल में मिलते हैं, जो सॉल्युबल में मिलते हैं, दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, दोनों के दोनों ही आपके पूरा साइटोप्लाज्मिक जो आपका कंपोजिशन है उसको बताते हैं। आगे लिखा है इन समरी वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। और इन्होंने कहा कि एक बराबर में टेबल है, उसमें हमने पूरी कंपोजिशन दी है, आपको टेबल याद करनी है। क्या करना है, टेबल याद करनी है भाई, याद तो लर्न करना है एकदम। सबसे ज़्यादा किसी भी परसेंटेज सेलुलर मास देखोगे सबसे ज़्यादा वाटर होता है, उसके बाद होती है प्रोटीन, उसके बाद है आपको ध्यान रखना है न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है लिपिड, उसके बाद है आयंस। तो भाई ध्यान रखना ना, सबसे ज़्यादा वाटर नंबर 1 पे, उसके बाद नंबर 2 पे आपका है प्रोटीन, नंबर 3 पे न्यूक्लिक एसिड, 4 पे कार्बोहाइड्रेट, 5 पे ये, और लास्ट में ये। तो ये मेरे को लगता है अरेंज करने में आ सकता है, अरेंजमेंट आ सकता है। तो ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, प्रोटीन के बाद लिपिड विपिड लगाते हैं, न्यूक्लिक एसिड नहीं लगाते, ध्यान रखना न्यूक्लिक एसिड आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि अगले पार्ट में हम प्रोटीन वाले टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। तो आपको होप्स हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा तो हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को तो जो करना था वो कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। बस नीट तक आपको दिसंबर तक मैं पूरा तैयारी कराऊंगा, उसके बाद आपको लगातार और भी चीज़ें दी जाएंगी। और थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।